नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य ई पाठशाला में। दोस्तों, यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम वित्त विधेयक और धन विधेयक पे चर्चा करेंगे। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे पिछली परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। इनसे पूर्व की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इस प्रकार से हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफी बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। दूसरा प्रश्न कि धन विधेयक कहां पुनः स्थापित किया जा सकता है, अर्थात धन विधेयक को पुनः फिर से और कहां पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा वो है लोकसभा में। एक और प्रश्न है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। वित्त बिल कहां पर प्रस्तावित होता है, तो वो होता है लोकसभा में। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो इसे राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है, अधिक से अधिक कितने समय तक अपने पास रोक सकता है। तो राज्यसभा जो रोकने की शक्ति है वो है मात्र 14 दिन। तो इस प्रकार से पूर्व की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए, पर इसमें से इन दोनों वित्त विधेयक और धन विधेयक में काफी लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है। वो हमेशा द्विधा की स्थिति में रहते हैं, जिस वजह से उनको उस प्रश्न का उत्तर आता भी रहता है, पर कंफ्यूजन होने की वजह से वो सही उत्तर नहीं कर पाते। तो मैंने एक प्रयास किया है दोस्तों कि आपके उन कंफ्यूजनों को दूर कर सकूं, आपकी उस दुविधा को दूर कर सकूं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास कि धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच जो बेसिक अंतर है उनको मैं आपको समझा सकूं। तो धन विधेयक जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 से संबंधित है, अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अब धन विधेयक की क्या परिभाषा है और किसे हम धन विधेयक कहेंगे, या धन विधेयक में क्या क्या शामिल है। तो याद रखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक में किसी कर का अधिरोपण, अर्थात सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है, जो कर लगाया जाता है, उससे जुड़ा हुआ जो धन है, उससे जुड़ा हुआ जो मामले हैं वो क्या कहलाता है, धन विधेयक कहलाता है। दूसरा, केंद्र सरकार के द्वारा जो उधार लिया जाता है, उधार का जो धन लिया जाता है वो क्या कहलाता है, धन विधेयक कहलाता है। वहीं पर तीसरा कि भारत की जो संचित निधि और आकस्मिक निधि, यहां पर जो धन के मामले हैं या धन से जुड़ा हुआ मामले हैं, अर्थात संचित निधि में धन जमा करना और संचित निधि या आकस्मिक निधि से धन निकालना, तो इसके ये जो सारा मामले हैं वो क्या कहलाते हैं, धन विधेयक कहलाते हैं। अब धन विधेयक में क्या शामिल नहीं है, तो धन विधेयक में जुर्माना या फीस शामिल नहीं है, इस चीज को आप याद रखिए। अब देखते हैं अगला दोस्तों, वो है वित्त विधेयक, जिसे साधारण विधेयक कहते हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में इसको परिभाषित किया गया है। सबसे पहले तो अनुच्छेद पे याद रखिएगा कि धन विधेयक का संबंध है अनुच्छेद 110 से और वित्त विधेयक का संबंध है अनुच्छेद 117 से। अब मैं आपको बताऊं कि अनुच्छेद 117 में जो वित्त विधेयक है की परिभाषा दी गई है भारतीय संविधान में, तो उसके अनुसार वित्त विधेयक क्या है। तो वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जिसमें राजस्व, साथ ही व्यय, राजस्व और व्यय से जुड़ा हुआ मामले हैं, उसको वित्त विधेयक कहते हैं। अब राजस्व या व्यय का मतलब क्या है कि जैसे आगामी वित्त वर्ष में कर लगाना है या जो कर लगा हुआ है उसमें संशोधन करना है, तो ये मामले क्या कहलाएंगे, ये मामले कहलाएंगे वित्त विधेयक या साधारण विधेयक। अब सबसे जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टिकोण से तथ्य यह है कि वित्त विधेयक के प्रकार, तो ध्यान में रखिएगा वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। परीक्षा में अगर ये प्रश्न आए कि वित्त विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। और अगर पूछे कौन कौन से, तो याद रखिएगा वित्त विधेयक का जो सबसे पहला प्रकार है वो स्वयं एक धन विधेयक है। धन विधेयक जो क्या है, एक वित्त विधेयक, इसीलिए इसमें क्या कहा जाता है कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। कई बार ये प्रश्न हमारे
मस्तिष्क को चकरा देता है। जब परीक्षा हॉल में हम रहते हैं तो हमारा दिमाग वहां पर काम करना बंद कर देता है कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, मगर प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। तो याद रखिए कि जो वित्त विधेयक है वो 3 प्रकार के हैं। उसमें से पहला एक विधेयक वो क्या है, धन विधेयक, और दूसरा जो वित्त विधेयक है वो क्या है, वित्त विधेयक अनुच्छेद 117। इसको मैं साधारणतः बताने का प्रयास करूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 में जो उल्लेखित है वो वित्त विधेयक वो है धन विधेयक। तो सबसे पहला वित्त विधेयक का प्रकार है वो है धन विधेयक। वहीं पर दूसरा वित्त विधेयक का प्रकार है वो है अनुच्छेद 117 में उल्लेखित बातें, वो है वित्त विधेयक। वहीं पर वित्त विधेयक के बाद आता है अनुच्छेद 117(3). तो अनुच्छेद 117(3) में जिन बातों को शामिल किया गया है वो है भारतीय संविधान का वित्त विधेयक का तीसरा प्रकार। अब आइए दोस्तों इसे हम एक एक कर समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो धन विधेयक है उसको अगर प्रस्तुत करना है, जो धन विधेयक है उसको अगर संसद में प्रस्तुत करना है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होता है। वहीं पर जो वित्त विधेयक है उसको प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि लोकसभा में ही धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। वहीं पर वित्त या साधारण विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। धन विधेयक, ये जो धन विधेयक है इसको संसद में प्रस्तुत किया जाता है। जो धन विधेयक है इसको संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो संसद में प्रस्तुत करने की इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया है, और वो विशेष प्रक्रिया क्या है कि इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी बात, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यह निर्णय दिया जाता है कि कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक है। और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके निर्णय अंतिम होते हैं, और उनके निर्णय के विरुद्ध ना तो न्यायालय, ना संसद, ना ही राष्ट्रपति के द्वारा चुनौती दी जाती है, नहीं दी जा सकती है। जब धन विधेयक राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के पास, जब लोकसभा में पारित हो जाए और वह राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है, तब लोकसभा अध्यक्ष इसे धन विधेयक के रूप में पृष्ठांकन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति धन विधेयक के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि याद रखिएगा कि यह जो धन विधेयक है उसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो वो उसको प्रस्तुत करने से पहले किसकी सिफारिश लिया जाता है, राष्ट्रपति की सिफारिश लिया जाता है। और इस प्रकार यह जो विधेयक है वो सरकारी विधेयक माना जाता है, और इसे केवल मंत्री ही प्रस्तुत करते हैं। इसे भी आप याद रखिए। इधर देखें कि वित्त विधेयक या साधारण विधेयक, तो इसमें सदन में प्रस्तुत करने के लिए साधारण प्रक्रिया अपनाया जाता है, अर्थात इसको लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब एक तथ्य है वो याद रखिएगा, ये जो धन विधेयक है इसके लिए यदि यहाँ धन विधेयक लाया जाता है और विधेयक के मामलों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, जिसको राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं पर वित्त विधेयक में संयुक्त बैठक किया जा सकता है। धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को ना के बराबर शक्ति प्राप्त है। कैसे? धन विधेयक को राज्यसभा कोई संशोधन नहीं कर सकता धन विधेयक में, न ही उसे अस्वीकृत कर सकता है, केवल सिफारिश कर सकता है राज्यसभा। अब याद ये रखिएगा कि राज्यसभा यदि कोई सिफारिश करता है तो उस सिफारिश को मानना और ना मानना लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। यदि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश को मान लेता है तो सिफारिश मानने के साथ ही ये मान लिया जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा इसको संयुक्त रूप से पारित समझा जाएगा। वहीं पर यदि राज्यसभा
उसको मात्र 14 दिन तक रोक सकता है। ये भी याद रखिए, प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि लोकसभा के द्वारा पारित होने के बाद राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रख सकता है? अधिक से अधिक तो 14 दिन तक। यदि धन विधेयक जब लोकसभा से पारित हो जाए और राज्यसभा के पास जाए और राज्यसभा उसे अपने पास रोक कर रखे और 14 दिन हो जाए, तो यह भी मान लिया जाता है कि लोकसभा के द्वारा जो धन विधेयक राज्यसभा में भेजा गया वह पारित हो चुका है। तो दोनों ही परिस्थितियों में धन विधेयक पारित हो जाता है। वहीं पर जो राज्यसभा जो है वो वित्त विधेयक को अस्वीकृत भी कर सकता है और संशोधित भी कर सकता है, और राज्यसभा जो है वित्त विधेयक या साधारण विधेयक को 6 महीने तक रोक सकता है। तो ये था दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य धन विधेयक और वित्त विधेयक से जुड़ा हुआ। मैं अपने साधारण शब्दों में आपको इनके बीच में होने वाली जो कंफ्यूजन था उनको दूर करने का प्रयास किया। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं। आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक लाइक और कमेंट मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।